हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद विनीता पे। तो आज हम बात करेंगे DSSB को लेके। जनरली DSSB को लेके काफी सारी लोगों में समझ में नहीं आता बच्चों को क्या है क्या नहीं है, और काफी बच्चे जो दिल्ली से नहीं है, थोड़े से आउटसाइडर हैं, यानी कि उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं, तो वो लोग या हरियाणा से हैं जो काफी नजदीक है दिल्ली के, लेकिन वो इन एग्जाम्स को लेके अवेयर नहीं होते, उन्हें नहीं पता होती है चीजें क्या है या क्या होता है, या वो भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो क्या सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों, मैंने और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मैंने अपने चैनल पे शेयर करी भी हैं, तो आप वहां जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जो कि आपका काफी सारे मतलब अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स को लेके भी हैं, सीटेट को लेके भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो जनरल नॉलेज में या जनरल जीके जीएस जो आपका पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, उससे रिलेटेड भी काफी सारे फैक्ट्स मैंने वहां पे शेयर किए हैं। आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं, और जाके जरूर देखना है आपने, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से मैं वो चीजें बनाती हूँ, तो आप जरूर उन्हें चेक कीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं DSSB है क्या। तो बच्चों, जो आपका दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो भी सारी चीजें होती हैं वो DSSB ही कंडक्ट करवाता है। DSSB का फुल फॉर्म ही दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स की ही नहीं, और भी बहुत सारी भर्तियां निकलती रहती हैं, अलग अलग भर्तियां निकलती रहती हैं, बच्चे भरते हैं। और आज क्योंकि मैं टीचिंग एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन कराती हूँ, तो मैं आज आप लोगों को इसके अंदर जो भी टीचिंग्स को लेके चीजें निकलती हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने, आप देख रहे होंगे, मैंने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, PRT, TGT, PGT। तो जनरली अभी देखा जाए तो TGT और PGT की वैकेंसीज तो आ चुकी हैं, ठीक है। बच्चों ने प्रिपरेशन करना भी चालू कर दिया हुआ है, काफी कम समय बचा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, फटाफट से अपनी तैयारी में जुट गए हैं TGT PGT के बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर रहती है बात PRT के फॉर्म्स जनरली ये आने ही वाली होंगे और ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले समझना है कि भैया यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराऊंगी PRT की और NTT की। जनरली PRT आपने सुना होगा, ऐसे JBT करके भी सुना होगा, ये प्राइमरी टीचर के लिए, JBT PRT प्राइमरी टीचर के लिए होता है, जिसको नहीं पता है ध्यान से सुने बच्चे। और NTT ये नर्सरी टीचर के लिए होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इसे NTT को बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब जो वैकेंसी आने वाली है वो यही वैकेंसी है NTT और PRT की, जो आपकी पक्का आएगी। और आपको सबसे बात बता दूं, TGT PGT की मेरिट लिस्ट इतनी हाई नहीं जाती जितनी PRT की हाई जाती है, ये याद रखो। पढ़ना भी आसान है, पढ़ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिलेबस के बारे में भी मैं अभी आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ, क्या जनरल पेपर होता है, कौन सा सब्जेक्टिव पेपर है, कौन सा क्या, सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं PRT की। तो जो आपका प्राइमरी टीचर के लिए होता है, NTT और PRT इन दोनों का लगभग जो आपका सिलेबस है वो सिमिलर ही रहता है, ठीक है। एक और बात बता दो बच्चों, अगर आप जाके चेक करेंगे ना साइट पे भी, तो आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो भी सिलेबस मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो सिलेबस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उन्हीं चीजों से क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वेल डिफाइंड सिलेबस आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं PRT की। PRT का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। पेपर फर्स्ट होता है आपका जनरल पेपर जो होता है, ये जनरल पेपर आपका होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। जनरल पेपर 100 मार्क्स का होता है। अब इसके अंदर आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, और ये आपका 100 मार्क्स को लेके चलता है। जीके जीएस भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड रहता है, ये याद रखना। ये जनरल पेपर जो होता है ये PRT, TGT, PGT तीनों में सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो इसमें 100 मार्क्स का ये होता है आपका। और जनरली बच्चों को जनरल पेपर में दिक्कत नहीं आती है, बच्चों को जनरल पेपर की तो चीजें आपको हिंदी कहीं से भी मिल जाती है, इंग्लिश कहीं से भी मिल जाती है, आपको मैथ्स रीजनिंग भी कहीं से भी मिल जाती है, और आपको जीके जीएस भी जनरली बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको नहीं दिक्कत होती है। दिक्कत आती है यहाँ सेकंड पेपर में, आपको समझ में नहीं आता कि इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। देखो, मैं आपको ये भी चीजें बताऊंगी, बुक्स वगैरह के लिए भी बता दूंगी कि आपको कैसे कहाँ से क्या करना है। देखो, अब दूसरा आपका आता है साइकोलॉजी, इसे बोलते हैं साइकोलॉजी, कई बच्चे इसे पेडागोजी बोल देते हैं, कई बच्चे इसे अलग अलग इसका टर्म कोई CDP करके बोल देता है,
ठीक है। लेकिन ये इन सब चीजों का क्या हुआ, मिला जुला रूप है, हर एक चीज इसके अंदर मिला के पूछी जाती है, ठीक है। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको यही वाला पार्ट है जो मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, इसमें भी जो आपका पहले जनरल पेपर में जीके जीएस है, इसके बारे में भी मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगी। और क्या हमेशा DSSB के फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं जीके में पूछने वाले, वो भी मैं आपको अपने अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी। ये भी ध्यान रखना कि जनरली क्या DSSB को अच्छा लगता है कि भैया मुझे तो यही चीजें पूछनी है, यही क्वेश्चंस हैं, और वो हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स भी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी। तो जनरल जो हमारा जनरल पेपर है वो सब में 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का रहता है। अब सामान्य हिंदी या सामान्य इंग्लिश तो आप कहीं से भी कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर मैं आपसे कहूँ ना, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप एस चांद की बुक ले सकते हैं उठा के, ठीक है। और भी बहुत सारी पब्लिकेशंस की मिल जाती है, लेकिन एस चांद में काफी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से तरीके से देखने को मिल जाती है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। SSC वाले बच्चों को थोड़ा सा एस चांद या NDA के बच्चे जनरली एस चांद से बहुत ज्यादा उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग के लिए नॉर्मली आपका मैथ्स रीजनिंग का कर सकते हैं। और जीके के लिए ल्यूसेंट जनरली हर कोई आपको बताता है ल्यूसेंट, लेकिन ल्यूसेंट आप पढ़ सकते हैं अगर आप, ल्यूसेंट बहुत सारा है, मतलब जीके तो वैसे भी महासागर है, मतलब आप उसमें से कुछ बूंदे उठा के जितनी उठा के ले जा सकते हैं ले सकते हैं, वरना तो बहुत बड़ा सागर है। इसमें से जीके आप सब कुछ ले लें, करंट है आपका, साइंस है आपका, उसमें इतिहास, भूगोल, नया पुराना, सारी चीजें हैं बच्चों। तो इतना सारा कुछ पढ़ना, स्टोर करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन तो हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, अब ल्यूसेंट अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लें। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं जहां से जनरली क्वेश्चन उठाया जाता है। और करंट तो आपको करना ही करना है बच्चों, करंट नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। करंट तो आपको करना ही करना है। अब यहाँ पर जो मैं बात करी, ल्यूसेंट अगर आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आप ल्यूसेंट को उठा सकते हैं। तो ये जनरली आपके जनरल पेपर की बात हो जाती है। तो ये जनरल पेपर आपके ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात होगी इसकी। अब मैं बात कर रही थी साइकोलॉजी की, या इसके अंदर जो भी सारी चीजें आती है। तो सबसे पहले आपके, अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं ना, तो इसमें सिलेबस मैंने पहले भी बताया वेल डिफाइन तो नहीं है, तो हर जगह अलग अलग आपको सिलेबस मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पर आपको लर्निंग, आपको मतलब इसको अलग अलग डिवाइड करूं तो मैं साइकोलॉजी वाला पोर्शन अलग हो जाता है, आपका दर्शन शास्त्र का अलग पोर्शन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए साइकोलॉजी वाला अलग पोर्शन हो गया, अब दर्शन शास्त्र अलग पोर्शन हो जाता है आपका, और ऐसे ही समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी अलग हो जाती है आपकी इसी में अगर एक और पार्ट इसका डिवाइड करके बता दूं तो वो भी पेडागोजी भी हो जाती है इसकी, ठीक है। तो इसमें अलग करके ऐसे डिवाइड करा जाता है। और दिल्ली में इसके अलावा जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारी चीजें तो आनी है। अब सबसे पहले बात करूं साइकोलॉजी में आपकी सारी चीजें क्या आती है, जैसे आपकी लर्निंग है, लर्निंग के क्या क्या स्टाइल्स हैं, अधिगम के क्या तरीके हैं, जो भी अधिगम से रिलेटेड उसकी थ्योरीज हैं, ये सारी चीजें आपकी जनरली पूछी जाती है साइकोलॉजी में। अब दर्शन शास्त्र में आपका क्या रहता है भैया, आपका आइडियलिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है, ठीक है, ये सारी यथार्थवाद क्या है, ये सारी चीजें आपकी इसमें पूछी जाएंगी। और अलग अलग जैसे आपके जो भी दर्शन शास्त्रीय फिलोसफर्स हैं, जैसे गांधी जी हो गए और रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गई, ये क्वेश्चन तो सावित्रीबाई फुले से 2018-19 में पूछा भी गया है कि वो हैं कौन, ठीक है, क्या क्या, और उनसे रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं ये 2018-19 में आपका पूछा हुआ सवाल है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहां से कैसे है। अब जो ये सिलेबस भी मैं आपको बता रही हूँ ना बच्चों, ये सिलेबस मैं किसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जैसा क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, जैसा आता है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जैसा बोला वेल डिफाइंड सिलेबस तो कहीं आपको मिलेगा नहीं, तो इसी के अकॉर्डिंग अब मैंने आपको बता दिया दर्शन शास्त्र यानी कि इसके अंदर आपकी क्या सारी चीजें हो गई, फिलोसफर इन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। सोशियोलॉजी, अब सोशियोलॉजी में क्या है, आपकी कार्ल मार्क्स को पूछ लिया जाता है, कॉम्टे को, इमाइल को कई बार पूछ लिया जाता है, और कई बार सोशियोलॉजी और एजुकेशन का रिलेशनशिप पूछ लेते हैं, और कई बार आपका मोबाइल सोशियोलॉजी के बारे में भी पूछ लेते हैं, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका
इसकी बात रह गई। और एजुकेशन से रिलेटेड भी चीजें आ जाती हैं आपकी, एनसीएफ है, एनईपी है, जो पुरानी जो भी एनईपी थी 86 से लेके, और दूसरी सारी चीजें, एफएलएन हो गया आपका, एनसीएफ हो गया आपका। तो ये सारी चीजें जनरली पूछी जाती हैं कि ये क्या क्या है, इसमें कौन सा लागू किया गया, कौन सा, जैसे एनसीएफ अभी 2022 का है, उसमें क्या नई चीजें हैं, एफएलएन क्या कहता है आपका, ईसीसीई क्या कहता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोल्ब है, उसको भी कई बार पूछा जाता है भैया, ये भी मुझे ध्यान आया, कोल्बे की भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो भी आपके अलग अलग शिक्षा नीतियां हैं, जय कुठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग, ये सारी चीजें भी आपकी पूछी जाती हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीटेट का जो सिलेबस है, आपको ये नहीं रहना है कि संकीर्ण, जो सीटेट का छोटा सा संकीर्ण सा सिलेबस है वहीं तक लिमिटेड नहीं रहना है कि DT+SB भी वही सेम पूछ लेगा, नहीं, बहुत वास्ट हो जाता है। अगर मैं DT+SB का सिलेबस कहूँ तो सीटेट के सामने, सीटेट का सिलेबस बहुत छोटा सा है, ठीक है, और आसानी से क्लियर कर सकते, मतलब सीटेट को क्लियर करना बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं सीटेट। लेकिन बात आती है DT+SB की, तो DT+SB बहुत ज्यादा, हर एक मायने में सीटेट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। बच्चे सिमिलर ही समझते हैं, सीटेट पढ़ रहे हैं, सीटेट को सिलेबस देख रहे हैं, बस हो गया, यही तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐड कर लेंगे, बस दैट्स इट, खत्म कहानी, हो गया DT+SB। नो, DT+SB पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और बहुत तरीके अपनाने हैं, जिन तरीकों से आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये पक्की बात मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे करके नहीं होगा DT+SB, ठीक है। अब इसके अंदर आपका, और इसके अलावा जो सिलेबस आता है आपका, CDP भी पूछ लिया जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि सीटेट में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है जिससे सवाल, वो यहाँ पर इसमें भी, समावेशी शिक्षा क्या है, तो उसके बारे में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका SSA, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, मिड डे मील क्या है, RT 2009 क्या है, तो ये सारी चीजें बहुत सारी है। मोटिवेशन क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, उसकी थ्योरीज जो है, डेवलपमेंटल थ्योरीज जो है, इन सारी चीजों के बारे में पूछा जाता है। और अंत में मैं आपको बताऊं, जो ये आपकी पेडागोजी बोल रही हूँ ना, ये पेडागोजी बच्चों, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग पेडागोजी होती है और इस पेडागोजी को आपका पूछा जाता है। तो हर सब्जेक्ट की मतलब अब मैं मैथ्स जैसे पढ़ा रही हूँ, तो क्या मेरा मैथ्स पढ़ाने का तरीका और क्या मेरा हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका सिमिलर होगा? पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं दोनों सब्जेक्ट्स को ही सिमिलर तरीके से पढ़ा दूं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ, आपको कैसे मेहनत करनी है, तरीका अपनाना है, अलग तरीका अपनाना है, ऐसे पढ़ाई नहीं होने वाली है, ठीक है। तो DT+SB के लिए और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं DT+SB के लिए आपको बताऊंगी कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं घर बैठे, कैसे आप अपनी सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं जो ये वाला पेपर 2 है, तो प्लीज कांटेक्ट मी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से कैसे क्या करना है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। आप मुझसे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, मुझसे क्लास ले सकते हैं, मैं उसमें भी आपको काफी सारी चीजें अच्छे से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, PRT की। अब ये आता है भैया 2 घंटे का आपका पेपर होता है और इसमें लगभग होते हैं 200 क्वेश्चन, तो आप समझ रहे हैं 200 क्वेश्चन और 2 घंटे। और यहाँ पर सेम ऐसे ही अब TGT की तरफ चले जाते हैं, TGT का भी जनरल पेपर सिमिलर होता है, ठीक है। और मैंने वैसे भी आपको बताया जनरल पेपर जो है वो सबका सिमिलर ही रहते हैं और सब्जेक्ट रहता है, अब सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं जिससे आपके, जैसे अगर मैं बात करूं TGT नेचुरल साइंस की, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीजें पूछी जाती हैं और 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन रहता है। थोड़ी बहुत टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी बीच में डाल दिया जाता है और थोड़ा बहुत कैसे आप पढ़ाएंगे क्या, देखो सिंपल सी बात है, आपको इतना पता होना चाहिए अगर बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो तरीका क्या हो। हर बच्चे को अब प्राइमरी लेवल में अलग तरीके से पढ़ाओगे, अपर प्राइमरी लेवल में अलग तरीके से पढ़ाओगे, और कहते हैं जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है उसका तरीका अलग होगा, PGT का टीचर है जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो उसका तरीका अलग होगा। तो यहाँ पर भी जनरल पेपर सिमिलर रहता है, लेकिन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपके 200 नंबर के रहते क्वेश्चन और 3 आवर का आपका क्या होता है, पेपर होता है। तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपके कहीं ना कहीं बीच में टीचिंग मेथोडोलॉजी या फिर पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डाल दिया जाता है कि आप कौन सी ऐसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप बच्चों को बता सके, समझा सके, पढ़ा सके। तो आप ये समझ लीजिए कि लेवल तीनों का अलग अलग है, ठीक है, तीनों लेवल्स अलग अलग हैं। NTT PRT लगभग सिमिलर रहता है, फर्स्ट पेपर सब में सिमिलर है, लेकिन सेकंड पेपर की बात आती है तो तीनों में अलग अलग है, ठीक है। आपको
किस तरीके से अपनी तैयारी रखनी है मैं आपको ये भी बता दूं। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 161 गई थी, यानी कि बहुत अच्छी कट ऑफ थी। इतना मतलब 200 में से 161 मार्क्स लाना मतलब समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा कांटे की टक्कर है, ये कह सकते हो कितना मुश्किल है। और बच्चे आजकल ऐसे ही हैं कि हर कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है अच्छे से अच्छी। अब दिल्ली जैसी जगह है, दिल्ली में रह के और दिल्ली में ही जॉब कर रहे हैं आप, तो हर किसी बच्चे को ये चीज चाहिए होती है कि भाई दिल्ली में रहें और दिल्ली में रह के ही जॉब करें। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ के लिए यहाँ पे ये बता दूं, पीआरटी के कई बच्चों को ये भी रहती है, डीएलएड या बीएलएड यही बच्चे आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बार बार अगर किसी को और कोई डाउट है तो इसके लिए फिर वापस से मुझे बताएं, मैं और वीडियोस आपके लिए बना के दे दूंगी। यहाँ पे सिर्फ डीएलएड बीएलएड वाला बच्चा आएगा, बीएड वाला बच्चा पीआरटी एनटीटी नहीं दे सकता, और यहाँ पे बीएड वाला बच्चा जो टीजीटी पीजीटी है इसको दे सकता है। ये चीज ध्यान में रहे, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है। टीजीटी पीजीटी के फॉर्म्स तो आ गए हैं, इसके लिए सारे बच्चे तैयारी में जुट चुके हैं, तैयारी में लग चुके हैं। पीआरटी के फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना है कि कब फॉर्म आ जाएगा, कब क्या करना है, इसके लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके कि मैम किसको क्या कैसे करना है और कैसे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो मेरे से प्लीज कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजें हो तो आप फ्री होके पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगी, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी यही सारी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।